दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है संघीय कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत द्वारा विदेशों से किए जाने वाले संधियां और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के नाम से। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत द्वारा विदेशों से किए जाने वाले संधियां और समझौते ये राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव यानी मई 1952 तक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना था? तो संविधान सभा ने। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव 1952 तक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हैं नीलम संजीव रेड्डी। किस राष्ट्रपति को द्वितीय चक्र की मतगणना के पश्चात विजयी घोषित किया गया था? तो वराह वेंकट गिरी यानी वीवी गिरी को द्वितीय चक्र की मतगणना के पश्चात विजयी घोषित किया था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो सही उत्तर है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं। किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो आप देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मतभेद की बलि चढ़ गया था? तो ये था भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986। संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की निर्भरताओं यानी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 103(1) के तहत किया जाता है। संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेता है और ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 103 सबसेक्शन 2 में वर्णित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात उद्घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। आप जान लीजिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात घोषित करने की शक्ति है। तो राष्ट्रीय आपात या नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 के तहत, जिसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि 300 युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, 3 स्थिति है, युद्ध, बाह्य आक्रमण याद रखिएगा, और सशस्त्र विद्रोह। देखिए, यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, जो कि संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, इसके कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? तो 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई है? तो 3 बार, 1962, 1971 और 1975 में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात या नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा की गई है।
अगला प्रश्न है, किन आधारों पर घोषित राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 यानी प्रेसिडेंट रूल। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करके उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेते हैं और ऐसी उद्घोषणा की स्वीकृति संसद से 2 माह के भीतर लेना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो उपराष्ट्रपति के प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी उच्च सदन का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, संघ और राज्यों के मंत्री के पद को लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? तो 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम। अगला प्रश्न है, कितनी धनराशि उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि के रूप में निहित है? तो ये है 15,000 रुपये। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। और इसी तरह उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और एक और महत्वपूर्ण पद है, किसे अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता? तो उपराष्ट्रपति को अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है? तो ये राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। किसके द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनका विनिश्चय सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। एक और प्रश्न है, संसद के किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में होनी चाहिए? तो संसद के उच्च सदन या राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार में होनी चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो सही उत्तर है 4 लाख रुपए प्रतिमाह। भारत के राष्ट्रपति का शुद्ध वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह, उसके बाद उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रतिमाह और प्रधानमंत्री का 2,80,000। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है। तो सही उत्तर है, भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन और कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर किसको कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व सौंपा जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है राष्ट्रपति के पद का दायित्व सौंपा जाता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है?
तो एक ऐसे संकल्प द्वारा जिससे राज्यसभा ने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, इस प्रकार के संकल्प से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। आप जान लीजिए कि राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगला है, पुनः निर्वाचन के पश्चात मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार कौन सा क्रमांक था? तो 12वां था। और भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी तो ये थे उपराष्ट्रपति कृष्णकांत। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है। इसको उत्तरदायी या मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत के बारे में प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 75(1) में। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे? तो सही उत्तर अनुच्छेद 75(2) के तहत। अनुच्छेद 75(2) में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। आइए एक तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच प्रमुख अंतर। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिए प्रतिमाह 5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आवश्यक है। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जरूरी है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और दिल्ली, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर गठित होता है। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं और इसमें विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, किंतु राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग की एक विशेष प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है और उपराष्ट्रपति को किसी भी आधार पर हटाया जा सकता है, उसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा द्वारा ही लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए तथा लोकसभा द्वारा मात्र इस प्रस्ताव से सहमत होना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। इसलिए उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर किसी व्यक्ति को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है।
जबकि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराने का प्रावधान है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। और लास्ट अंतर है, भारत का राष्ट्रपति संविधान और विधि के परिरक्षण यानी प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट तथा डिफेंड की शपथ लेता है, और भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा यानी ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन रखने की शपथ लेता है। तो ये था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में प्रमुख अंतर। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री बनाए जाने पर अधिकतम कितने दिन तक अपने पद पर रह सकता है? तो 6 माह तक। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है? तो ये समय सीमा 6 माह निर्धारित है। अगला प्रश्न है, 91वां संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये है मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या से संबंधित है, और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ऐसा प्रावधान किस उपबंध में किया गया है? तो ये संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपको बताना है। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या 82 हो सकती है, जो कि 545 का 15% है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? तो 3 श्रेणियां हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगला प्रश्न है, कैबिनेट या मंत्रिमंडल किस प्रकार के मंत्रियों से गठित होती है? तो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से गठित होती है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है? तो ये है कैबिनेट। याद रखिएगा, कैबिनेट जो है भारत के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की पॉलिसीज और नीतियों का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत ये उपबंध है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो अनुच्छेद 75(3) में ये व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। और अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो लोकसभा द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों कि संसद के सदन या निम्न सदन लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? तो आमतौर पर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन ये पूरी तरह से आवश्यक नहीं है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो प्रधानमंत्री आप जानते हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य की जो न्यूनतम आयु है वो प्रधानमंत्री के लिए भी न्यूनतम आयु वही है। मंत्रिमंडल के गठन के लिए विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। विभागों के बंटवारे के संबंध में प्रधानमंत्री किससे परामर्श करता है? तो विभागों के बंटवारे के संबंध में प्रधानमंत्री किसी से भी नहीं। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में प्रधानमंत्री का अधिकार पूर्णतः विवेकी यानी स्वविवेक पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा
जो संघीय प्रशासन और विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए, तो ये अनुच्छेद 78 के तहत ये व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन और विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। और स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री थे। अब आइए प्राइम मिनिस्टर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। भारत के 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हुई थी। और आप जान लीजिए कि राजीव गांधी की मृत्यु चुनाव के दौरान हुई थी। गुलजारी लाल नंदा 2 बार जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। तो पहला संविधान संशोधन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह ने श्री राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया, इसलिए कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मत से उन्हें अपना नेता चुना। तब राष्ट्रपति द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु के पश्चात सत्ताधारी दल यदि अपना नया नेता चुन लेता है तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य होता है। अगला है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। और वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण उनके द्वारा त्यागपत्र दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन और नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बार इस पद को ग्रहण किया है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। राजकुमारी अमृत कौर किसी एक विभाग का कार्यभार सबसे लंबी अवधि तक देखने वाली केंद्रीय मंत्री थीं। वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री भी थीं। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हालांकि इस पद का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट यानी नियुक्त किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण सबसे पहले वीपी सिंह ने त्यागपत्र दिया था। मोरारजी देसाई देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। श्री पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले प्रथम नेता थे और सबसे पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। एक कार्यकाल में सबसे कम समय 13 दिन तक प्रधानमंत्री पद धारण करने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे और देश में अब तक कुल 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई बम्बई के, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला है 1947 से 1977 तक प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में स्थापित कार्यालय का 1977 में नया नाम पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस रखा गया। प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा हैं और भारत के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा हैं। लास्ट में आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और भी कवर कर लेते हैं।
भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को। भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी। और अटॉर्नी जनरल किसका विधिक सलाहकार होता है? अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी ये भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने और बोलने का अधिकार किसे दिया गया है? तो महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल होता है, तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है? तो ये महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने का कार्य करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान कहाँ किया गया है? तो ये कहीं भी नहीं किया गया है। उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान संविधान से हटकर किया जाता है। अब तक कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है? तो 7 बार। किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे? तो मोरारजी देसाई ने। किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो चौधरी देवीलाल को। और महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो याद रखिएगा, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके समान योग्यता वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकते हैं। अगला है, भारत के किस अधिकारी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो महान्यायवादी को। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष भी MC सीतलवाड़ थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में आपने संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम संघीय विधायिका यानी संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।